आज हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन की। क्या होता है हीट ऑफ रिएक्शन, कैसे हीट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस लगेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हीट ऑफ रिएक्शन से बनते हैं, ये ढेर सारी बातें आपको सिखाएंगे। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हीट ऑफ रिएक्शन तक पहुंच गए। अगर इसके पहले का वीडियो आपने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स न देखा हो तो यूट्यूब में सर्च करिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री बाय पीसी सर, वो वीडियो आपके पास आ जाएगा, उसे अच्छे से देख लीजिए। तो जो आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर, और मैं पीसी सर आप सबका स्वागत करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन आर कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है जब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट मेंशन हो, फिजिकल स्टेट दिए हुए हों, तो उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन may be positive या heat of reaction may be negative। हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी आ सकता है, हीट ऑफ रिएक्शन निगेटिव भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब है हीट ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है और हीट ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अगर हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है, और हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक है यानी कहने का मतलब है कि रिएक्शन को कराने के लिए बाहर से एनर्जी दी जा रही है। एक्सोथर्मिक है यानी रिएक्शन के दौरान एनर्जी अपने आप रिलीज हो रही है, एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, यह है H2 हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन का नेचुरल स्टेट क्या है, गैस, और ये रिएक्शन कर रहा है O2 हाफ O2, और ऑक्सीजन क्या होता है, ये भी गैस होता है, और प्रोडक्ट बन रहा है वाटर, और ये भी गैस है। ठीक, फिजिकल स्टेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। दूसरी रिएक्शन है, इसके लिए हमने मान लिया कोई डेल्टा H माइनस X किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, दूसरी रिएक्शन है H2 गैस फेज में, O2 ये भी गैस, और रिएक्शन से प्रोडक्ट आ रहा है H2O, लेकिन इस बार प्रोडक्ट लिक्विड है, और इस रिएक्शन के लिए कोई डेल्टा H की वैल्यू आ रही है माइनस Y किलो कैलोरी। देखिए अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है, ये X किलो कैलोरी, ये Y किलो कैलोरी है, ये कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो हमेशा याद आप रखेंगे Y इज ग्रेटर देन X। ऐसा क्यों हुआ आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। देखिए तो यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में है, इधर भी गैस इधर भी गैस, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट तो गैस में है लेकिन प्रोडक्ट लिक्विड में हो गया, यानी स्टेट चेंज हो गया। और आप हमेशा जानते हैं स्टेट चेंज प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं, अवस्था परिवर्तित हो गई है। कहने का मतलब है यहाँ पर गुप्त ऊष्मा आ गई है जिसे आप बोलते हैं लैटेंट हीट। इसीलिए कहा जाता है कि आप आग से जलिए या भाप से जलिए, जलेंगे दोनों से, लेकिन ज़्यादा किससे जलेंगे, जलन ज़्यादा किस में पैदा होगा, भाप से जलने पर, क्योंकि भाप के अंदर, स्टीम के अंदर लैटेंट हीट छुपी रहती है। तो लैटेंट हीट इसके अंदर है, गुप्त ऊष्मा है, इसीलिए वाटर दोनों सिचुएशन में है, लेकिन Y की वैल्यू ज़्यादा है X से। देख, और इस बार हम ले रहे हैं कार्बन डायमंड हीरा। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड
और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। इसके लिए हमने मान लिया कोई डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है -y किलो कैलोरी। लीजिए बच्चों, अब यहाँ पर बताना है कि x बड़ा है कि y, कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा इस सिचुएशन में x इज ग्रेटर देन y है। देखिएगा बच्चों, अब बताना है कि इस रिएक्शन में x और y में कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे सिचुएशन में x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पर x की वैल्यू ज़्यादा है y से। क्यों? इसलिए यहाँ पर निकलने वाली एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है, x ज़्यादा है एज कंपेयर टू y, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपने जो एलोट्रॉफ लिया है वो ग्रेफाइट लिया है। और हमेशा याद रखिएगा थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है ग्रेफाइट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्टेबल कौन है डायमंड और ग्रेफाइट में, तो डायमंड और ग्रेफाइट में सबसे ज़्यादा स्टेबल तो डायमंड होता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डायमंड दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन थर्मोडायनेमिकल स्टेबल कौन होता है, तब आंसर होता है ग्रेफाइट। तो अगर आपने यहाँ पर ग्रेफाइट का एलोट्रॉफ लेके प्रोडक्ट बनाया है तो यहाँ पर निकलने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है। क्योंकि डायमंड के तुलना में ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली, इसलिए एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी इसके पास एनर्जी कम बचेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि आप हमेशा कहते हैं एनर्जी जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम। यानी अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो गई, ज़्यादा निकल गई, तो इसके पास एनर्जी कम बचेगी, एनर्जी कम बचेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट आपने लिया है और कार्बन ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है। आइए बच्चों, अब हम बात करने चल रहे हैं इम्पॉर्टेंट रूल फॉर थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखने की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं। अगर उन कंडीशन के तहत आप थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को लिखेंगे तो कभी आपका इक्वेशन गलत नहीं होगा, अदरवाइज आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा और फिर आपसे गलतियां हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आइए कौन कौन से रूल्स हैं पहले उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला रूल है थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन में, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन। पहली चीज कि रिएक्शन लिखते समय, इक्वेशन लिखते समय सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट आपको लिखनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे हमने कार्बन लिया, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दिया और प्रोडक्ट बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने कार्बन लिया, हमें पता है कार्बन की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से, हमें पता है ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट गैस है, और हमने प्रोडक्ट बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड और हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। तो अब ये दो इक्वेशन लिखी गई हैं, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन सही है क्योंकि इसमें फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं किया गया है। ठीक, इन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, अगर रिएक्शन में किसी फैक्टर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी फैक्टर का डिवाइड कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको डेल्टा एच की वैल्यू में भी करना पड़ेगा, जैसे आप रिएक्शन में करेंगे, जैसे आप इक्वेशन में करेंगे। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है ए गिव्स बी, ये रिएक्शन है। हमने इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन के लिए हमने मान लिया कोई डेल्टा एच की वैल्यू है -x किलो जूल, राइट। अब इस रिएक्शन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यानी 2a गिव्स 2b, तो फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू
-2x किलो जूल, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मान लीजिए इसी रिएक्शन में हमने मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर दिया, यानी A 1/2 कर दिया, प्रोडक्ट हो गया 1/b। अब इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू आएगी -1/2x किलो जूल। कहने का मतलब है अगर एक रिएक्शन में आप किसी चीज़ का मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसी वैल्यू से आपको डेल्टा H के वैल्यू में भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरा रूल क्या कह रहा है? ओनली साइन ऑफ डेल्टा H तीसरा रूल के अकॉर्डिंग, तीसरा रूल ये कह रहा है अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, रिएक्शन को पलट देते हैं, तो डेल्टा H का केवल साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। यानी डेल्टा H का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है A और इससे प्रोडक्ट बन रहा है B। इसके लिए हमने मान लिया कोई डेल्टा H की वैल्यू है जूल। अब इस रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, यानी B गिव्स A, तो अब डेल्टा H की वैल्यू में केवल साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे रहे हैं, यानी A गिव्स B था तो अब B गिव्स A कर दिया, रिएक्शन पलट गई, तो डेल्टा H की वैल्यू में केवल साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, x किलो जूल। लीजिए। और बच्चों चौथा रूल्स क्या कह रहा है? अगर हीट ऑफ रिएक्शन आप स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख रहे हैं, इफ इन स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हीट ऑफ रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख रहे हैं तो आपको टेम्परेचर लेना है 25 डिग्री सेल्सियस, आपको प्रेशर लेना है 1 atm का, पहली चीज। दूसरी चीज और तीसरी चीज, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इन नेचुरल स्टेट। Physical state of all reactant and product must be in natural state। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।